नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOS 184 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है फिल्मांकन, मौखिक प्रमाण, साक्षात्कार और पारस्परिक बातचीत, अंतिम फिल्म परियोजनाएं। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे सामने दो प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न ये होगा कि मौखिक इतिहास से हम क्या समझते हैं और किस प्रकार से इतिहास के पुनर्निर्माण में मौखिक इतिहास अपनी भूमिका अदा करता है, यानी कि ओरल हिस्ट्री क्या होती है और फिल्म निर्माण में ओरल हिस्ट्री की क्या भूमिका है, या फिर इतिहास के पुनर्निर्माण में ओरल हिस्ट्री की क्या भूमिका है। सेकंड वन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि साक्षात्कार किस प्रकार से फिल्म को प्रभावित करता है और इतिहास को भी साक्षात्कार किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं हम इस चैप्टर में। और यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए ताकि चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ जो ये प्रस्तावना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना हमें ये कहती है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई बुक लें हम और उससे उसके बारे में जान लें। लेकिन अब बात ये आती है कि बुक में तो उस व्यक्ति के बारे में लिखा ही नहीं है जिसके बारे में हमें जानना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम उस जगह पर जाएंगे जिस जगह से वो व्यक्ति संबंधित था, और वहाँ से बहुत सारे लोगों से उसके बारे में पूछेंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ बताएगा। इस प्रकार से जो हमने जानकारी इकट्ठी करी ये होगा मौखिक इतिहास, जिसे हम ओरल हिस्ट्री कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, लेकिन प्रसिद्ध कुछ ही नाम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लाखों लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया जिनकी जाने गई। लेकिन उन लाखों लोगों के बारे में पता कैसे चले? तो उन लाखों लोगों के बारे में पता चलता है उनके गाँव के लोगों से, उनके पारिवारिक लोगों से, जो उनकी हिस्ट्री अपनी मुँह जबानी बताते हैं। तो ये जो मुँह जबानी हिस्ट्री बताई जाती है ना, इसे ही हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं। ऐसा आपकी ये प्रस्तावना कहती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लिखी तो नहीं है, दिखती तो नहीं है हमें लिखी हुई, लेकिन हमें पता है। लेकिन हमें ये चीज़ें कैसे पता है? अपने दादा दादी की वजह से, अपने माता पिता की वजह से, या परिवार के अन्य सदस्यों से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमें कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ानी है। हर चीज़ लिखी तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रस्तावना में एग्जाम्पल दिए हैं। प्रस्तावना ये भी कहती है कि जैसे भगवत गीता के बारे में आपने सुना होगा, महाभारत के दौरान, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब उसे लिखा गया तो एक तरीके से मौखिक इतिहास ही तो है। इतिहास के जो पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस, उन्होंने भी यही कहा है कि जो मौखिक स्रोत हैं यही इतिहास को पूरा करते हैं। फारस की खाड़ी में जितने भी युद्ध हुए थे वो सिर्फ मौखिक इतिहास से तो पता चलते हैं। वहाँ के सैनिक जो आके बताते हैं वही तो पता चलता है। कौन सा कोई कैमरा लेकर वहाँ पे शूट कर रहा था उस टाइम पे? तो यानी कि इतिहास के निर्माण में जो ओरल हिस्ट्री है, मौखिक इतिहास है, जो लोगों से पूछ पूछ कर इकट्ठे किए जाते हैं, यही हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, ऐसा ये प्रस्तावना कहती है। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि फिल्मांकन के मौखिक प्रमाण क्या होते हैं, यानी कि मौखिक इतिहास क्या होता है। तो जिस पर हमने प्रस्तावना में ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि कोई व्यक्ति अतीत में अपनी जो घटनाएं हैं उनका वर्णन हमें बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास हमें उन घटनाओं के बारे में बताती हैं जो किताबों में नहीं हैं। मौखिक इतिहास को जब हम इकट्ठा करते हैं तो लोगों के वृत्तांत होते हैं, उसमें वो वारदातें होती हैं जो लोगों ने सही हैं, और उन लोगों से हम मालूम करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों से मालूम करते हैं। इतिहासकार इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और जगह जगह जाकर लोगों से साक्षात्कार लेते हैं। इस प्रकार से एक मौखिक इतिहास इकट्ठा होता है। इसका मतलब यह है कि मौखिक इतिहास की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतिहास हमेशा ना अमीर लोगों का लिखा गया है, लेकिन गरीबों की जानकारी कौन देगा? वो देगी ओरल हिस्ट्री। अब बात ये आती है मौखिक इतिहास की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि ओरल हिस्ट्री की विशेषताएं क्या हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मौखिक इतिहास को अलग बनाता है? तो जब हम फिल्म निर्माण की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं उसमें, एक ऑडियो और एक विजुअल चीज़, यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम। तो हमें मौखिक इतिहास को जो अलग बनाता है वो ये बनाता है कि हमें वो चीज़ें पता चलती हैं वो जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जो चीज़ें हमने सुनी है क्या वो कहीं लिखी हैं? जैसे हमें धर्म की बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, तो बात हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में कहीं पर लिखा हुआ है? कई बार हमसे कोई कह देता है, हमने किसी से कहा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, तो सामने वाला बंदा पता क्या कहता है? कहाँ लिखा हुआ है भाई, बता दे। तो मौखिक इतिहास को ये चीज़ें अलग बनाती हैं। बहुत सारे स्पेसिस्ट लोगों का ये मानना है
कि अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो उसका माध्यम वही है, यानी कि संचार के साधन ही संचार का माध्यम होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की विषय वस्तु और संदेशों को बनाना है तो उसको एक अलग नज़रिए से समझना होगा। लाइक दैट यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया के एक व्यक्ति रहे हैं अल्बर्ट लिच ब्लाउ। उन्होंने ये समझाया भी है कि जो हाथों से पत्र लिखे जाते हैं वो अलग होते हैं और जो टाइपिंग की जाती है वो अलग होते हैं। टाइपिंग में फीलिंग और इमोशंस नहीं बसते हैं, लेकिन जब हाथों से पत्र लिखे जाते हैं उसमें एक इमोशंस होते हैं, एक भाव होते हैं, और टाइप करते वक्त वो भाव निकल जाते हैं। इसी प्रकार से मौखिक इतिहास होता है। मौखिक इतिहास में भावनाएं होती हैं, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि मौखिक इतिहास हमेशा पॉजिटिव होते हैं या इनके अंदर भी निगेटिव होता है। अगर हम किसी का मौखिक इतिहास सुन रहे हैं तो उस मौखिक इतिहास को सुनते वक्त हमें क्या उसे तुरंत ही मान लेना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है? इस पैराग्राफ में यही बताया जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि मौखिक इतिहास अतीत के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सबूत देते हैं, प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं। किस प्रकार से हमारा अतीत वर्तमान से जुड़ा हुआ है ये हमें मौखिक घटनाएं ही बताती हैं। मौखिक इतिहास जो है, जब हमें कोई बताएगा तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब ये बात सुनिए कि जैसे मान लो किसी ने हमें किसी के बारे में कोई गुणगान गा रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और इसने इस इतिहास का विकास कैसे किया है। यानी कि जब कोई हमें कोई कहानी सुना रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा उस कहानी का विकास कैसे हुआ है, ये दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ, क्या हमें उन नियमों को मान लेना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, और जो बंदा उस समय की बात कर रहा है वो समय क्या था। पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि ऐसे किसी ने कुछ भी कहा और हमने मान लिया। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि जो यादें होती हैं, जो हमारी स्मृति होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और ये कैसे व्यक्ति के कामकाज को प्रभावित करती हैं, क्रियाकलाप को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ जब हम मौखिक इतिहास में साक्षात्कार कर रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जो उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। नैतिकता को भी बनाए रखना चाहिए और विशिष्ट क्षेत्रों में आज़ादी के बाद कैसे विकास हुआ है, कम्युनिटी का जीवन कैसे जी रहे हैं वो, क्या आज भी उन्हें स्वतंत्रता की ज़रूरत है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या यादें रहीं, ये सब हमें मौखिक इतिहास से पता चलता है और ये चीज़ें हमें मौखिक इतिहास में खोजनी चाहिए। अब बात आती है मौखिक इतिहास का फिल्मांकन क्या है। तो एलन जॉन परकिवेल टेलर जो थे, ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, पत्रकार भी थे और एक ब्रॉडकास्टर भी थे। कौन? जॉन परकिवेल टेलर। इन्होंने 1968 में एक ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्य के रूप में मूविंग इमेज रिकॉर्ड के संबंध में अपने विचार दिए। और इन्होंने पता क्या बताया कि जब हम इतिहास के बारे में फिल्में बनाते हैं ना, तो इतिहास को दिखाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे दिखाते हैं जो लिखित नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? ऐसे में समाज में दो दृष्टिकोण आते हैं, एक उस फिल्म की कहानी को मानते हैं और दूसरे उस फिल्म की कहानी को नहीं मानते। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम मौखिक इतिहास से संबंधित फिल्में बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आज जो मीडिया नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, इससे हमें फिल्म की उत्पत्ति और प्रकृति को बारे में पता चलता है। फिल्म बनाने की परिकल्पना क्या है, सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये भी हमें दिखाई देनी चाहिए। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, यानी कि दर्शाते वक्त ये दिखाना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट्री का उस समय में क्या महत्व था। टेलीविज़न कार्यक्रमों के माध्यम से, क्षेत्रीय टेलीविज़न के समाचारों के माध्यम से जो हम घटनाएं देखते हैं, इन घटनाओं में कई बार आप देखिए कि सपोज डैट कोई दंगे की कवरेज की जा रही है, तो उसमें उससे पूछेंगे हाँ भाई ये ऐसा कैसे हुआ, तो वो बंदा अपने विचार बताएगा। हो सकता है वो बढ़ा चढ़ा कर भी बताए। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि मौखिक इतिहास से आपका क्या तात्पर्य है, तो आई होप सो इस प्रश्न का आप उत्तर डेफिनेटली दे देंगे। तो यहाँ पर ये मौखिक इतिहास संबंधित क्वेश्चन है। आगे चैप्टर में साक्षात्कार के बारे में बताया जाएगा। देखिए, मौखिक इतिहास का ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव फैक्ट है, इसके निगेटिव फैक्ट भी हैं। कई बार मौखिक इतिहास ना बंदा भावुक हो जाता है, तो बोलते बोलते बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम मौखिक इतिहास का सटीकता से वर्णन कर सकें, उसे बिल्कुल सही वे में समझ सकें। अब देखिए साक्षात्कार क्या होता है और फिल्मों में साक्षात्कार की भूमिका क्या होती है। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें आपका समर्थन लगातार प्राप्त होता रहे। साक्षात्कार की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने एक इंडियन मूवी आनी चाहिए और उसका नाम है नायक। आपने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी मूवी केवल 10 मिनट के बेस पर है। जब हम नायक की बात करेंगे तो अमरीश पुरी और अनिल कपूर का जो इंटरव्यू था बस वही हमारे सामने आता है। बाकी फिल्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कोई मतलब नहीं है। यानी पूरी फिल्म का बेस क्या है, वो सिर्फ एक इंटरव्यू पूरी फिल्म को हिट बना रहा है। तो आई होप सो आपने नायक देखी होगी डेफिनेटली। तो साक्षात्कार में पता क्या होगा,
जब हम कोई फिल्म देख रहे हैं, देखो, तो फिल्म बनाते वक्त फिल्म निर्माता को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि फिल्म में कुछ लोग फिल्म को देख रहे हैं और कुछ लोग फिल्म को देखने के साथ साथ बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, एक एक चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, यानी कि श्रोता और दर्शक दोनों एक व्यक्ति है। तो ऐसे में हमें मूवी के अंदर इस हिसाब से हिस्ट्री को रखना चाहिए, इस हिसाब से सामाजिकता को दिखाई देना चाहिए, ताकि जो चीज़ वो सुनाई दे रही है वो दृश्य भी उससे मेल खाए। इसी के लिए हम क्या करते हैं, फिल्मों की कहानियों को पूरा करने के लिए जगह जगह जाते हैं और लोगों से साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जब उस साक्षात्कार को करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि सामने वाले से जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक तरीका है उसकी बातों को लिख लें, और एक तरीका यह है कि हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लें या वीडियो रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो साक्षात्कार को तैयार करने के कितने तरीके हैं? दो, एक आप लिख सकते हैं या ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब ऑडियो वीडियो में आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको चेहरे के भाव भी पता चलते हैं, हमें यही पता चलता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और थोड़ा सा साक्षात्कार क्या हो जाता है, लॉयल हो जाता है, ईमानदार सा हो जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ लिखते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से हम कुछ चीज़ें कट कर दें। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार पर कई फिल्में बनी हुई हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। ऐसे में जब उन्होंने लोगों के अपने बारे में बताया आकर, तो बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता चल पाया। जैसे कि महात्मा गांधी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया, बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को चलाया। तो ऐसे में उनकी एक फाउंडेशन है, गांधी सेवा फाउंडेशन, जो कि मुंबई में है। वो ये बताती है कि 2000 आज भी ये फाउंडेशन अपना काम कर रही है, आज भी बहुत सारे गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो ये फाउंडेशन ये बताते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, आज उनके बारे में जो पता किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बात ये आती है जो मौखिक साक्ष्य हैं, यानी कि जब हम साक्षात्कार के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, तो वो भी तो एक मौखिक इतिहास है, वो भी तो एक ओरल हिस्ट्री है कि हम किससे पूछ रहे हैं आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कैसे किया, तो ओरल हिस्ट्री तो बता रहा हमें। तो क्या ये बात सही है कि मौखिक इतिहास हमेशा सही होते हैं या पक्षपात होते हैं? यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है इस पैराग्राफ में, पता है क्या, कि जब हम मौखिक गवाहियों का उपयोग करते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौखिक इतिहास बना बना के बता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे कोई बंदा एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा दूसरी पार्टी का विरोधी होगा, और दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने आप को सही कहेंगी, और ऐसे में वो झूठ का सहारा भी ले सकती हैं। अब यही चीज़ मौखिक इतिहास को थोड़ा सा ना क्या बना देती है, उलझा हुआ बना देती हैं। किसी भी किताब में देखो, टेलीविज़न में देखो, कार्यक्रम में देखो, सरकारी नीतियों की जब आप बात करेंगे तो कुछ लोग इसका पक्ष रखेंगे और कुछ लोग इसके विपक्ष में होंगे। जब हम पक्ष रखेंगे तो हम हमेशा उसको सही बताएंगे, और जब हम विपक्ष में होंगे तो हमेशा उसको गलत बताएंगे। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि जैसे आपके सामने एक केस आया, वो केस ये आया कि एक बंदे ने ये कहा कि भाई यहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो ऐसे में दो पक्ष आए, एक मंदिर के समर्थन में और एक मस्जिद के समर्थन में। अब मंदिर वाला बंदा ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि पहले यहाँ पर मंदिर ही था, मस्जिद बाद में बनी है, जबकि मस्जिद वाला बंदा ये कहेगा यहाँ पर पहले कोई मंदिर था ही नहीं, मस्जिद तो हमने बनवाई है। अब दो में से एक तो पक्का सही है, लेकिन हम किसको सही मान लें, मौखिक इतिहास, इसमें बड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कौन सही कह रहा है कौन नहीं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो मौखिक इतिहास कई बार पक्षपाती होते हैं, यानी कि एक पक्ष में होते हैं, कई बार निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जो एक पक्षीय होता है। तो चलिए बात ये हो गई। अब बात ये आती है जब हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें किन किन टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, यानी क्या क्या तरीके होते हैं एक इंटरव्यू लेने के। फिर से आप उसी फिल्म पे जाइए, नायक वाली पे, और ये देखिए इंटरव्यू लेने में उसने क्या क्या किया। तो जब हम कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे सामने सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा जो सवाल पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि सवाल पूछते वक्त हमें सवाल ऐसे पूछने, या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो आप रजत शर्मा का एक शो देखते होंगे, आपकी अदालत। उस शो में देखिए कि वो क्वेश्चन कितने प्यार से पूछता है। क्वेश्चन बड़े लाजवाब होते हैं और सामने वाले को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। यानी कि जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे सामने सबसे पहला कौशल क्या होना चाहिए, सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए, पूछताछ की तकनीक होनी चाहिए। और उसके बाद हमें एक विषय को तैयार करना चाहिए कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, किसी से कोई जानकारी लेने जा रहे हैं, तो हम कैसे सवाल उससे पूछेंगे, पूछताछ की हमारी शैली क्या होगी,
उस बंदे का समाज में क्या प्रभाव है, यानी कि उसकी रेपुटेशन क्या है, और उस हिसाब से उससे हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नों में उलझाकर उससे हम उसके आंसर निकलवाएंगे। तब दर्शक जब ऐसे इंटरव्यू देखता है तब उसे लगता है कि हाँ ये कुछ है, और यही चीज़ें फिल्मों को क्या कर देती हैं, बिल्कुल सेटल कर देती हैं। तो आपने एक प्रश्न पूछा और प्रश्न के बाद उत्तर देने वाले ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्रश्न आपने कैसे पूछा है, बस। सामने वाला ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दर्शक को लगना चाहिए ना आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे कि कोई आपसे पूछे आपके अनुसार वो क्या है, जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि एक भारतीय के रूप में आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, यानी कि आप इंडियन हैं और आपको इस चीज़ का गर्व है। आप कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को? तो पूछताछ की जो शैली होती है ना, वो इंटरव्यूअर के सवालों के बाद में शूट करने की संभावना होती है। तो ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए कि जो साक्षात्कार करता है, यानी कि इंटरव्यूअर है, वो आक्रामक रूप ले सकता है आपके प्रश्नों से, लेकिन आपको आक्रामक रूप नहीं लेना। तो पहली चीज़ आपको क्या रखनी है इंटरव्यू लेते वक्त ध्यान में, पूछताछ की तकनीक क्या होनी चाहिए और प्रश्न कैसे होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमें अपने प्रश्नों को फिर से तैयार करना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया गया है। फिर ये आते हैं अपने प्रश्नों को तैयार करें और तय करें, क्योंकि अगर आप पहले से अपने प्रश्नों को तैयार नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा ही रहा है। जैसे मान लो कोई घटना घटी और आप क्या हो, एक जर्नलिस्ट हो। अब आप जाके वहाँ से एक क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन ये पूछोगे कि हाँ भाई आप ट्रक के नीचे फंस गए हैं क्या? तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लग रहा है ट्रक के नीचे फंसकर? बताओ, ऐसा कोई प्रश्न आप पूछोगे किससे? तो जब आप एक टीवी रिपोर्टर हो, और आप एक टीवी रिपोर्टर को पहली बात तो इंटरव्यू से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो उसे प्रश्न पूछने आने चाहिए, जांच पड़ताल करनी आनी चाहिए, और सेकंडों में क्वेश्चन हमारे मन में आने चाहिए। क्योंकि आप सपोज दैट कोई घटना घटी और वहाँ जाके लोगों से साक्षात्कार कर रहे हो, तो एकदम से प्रश्न से अनुपूरक प्रश्न बनेंगे, यानी कि क्वेश्चन के बाद तुरंत ही क्वेश्चन बनेगा। अब पहले आप सोचोगे, कहोगे आप भाई रुक जा, अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तेरा एक क्वेश्चन बना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बंदे के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि उस सेकंडों में क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दे, और अगला प्रश्न ऐसा हो जो आपके इंटरव्यू को हमेशा एनर्जेटिक रखे, ऊर्जावान बने रखे। कम महत्वपूर्ण वाले जो प्रश्न हैं ना, वो साक्षात्कार को जल्दी समाप्त कर देते हैं, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट वाले जो प्रश्न हैं कि उसी में सारे उत्तर मिल जाएं, ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा पहले ये तो बात होगी क्वेश्चन की, जो यहाँ से यहाँ तक बताई गई है। अगली बात हो गई कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो साक्षात्कार को आयोजित करते समय हम ये बात करेंगे कि हम इसका निर्माण कैसे करेंगे। क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमारी दोहरी भूमिका होती है, पहली इंटरव्यूअर की, दूसरी इतिहासकार की। क्योंकि जिस घटना के बारे में हम इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, उस घटना के बारे में हमें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी तो हमसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हंस के दिखा देंगे। तो एक साक्षात्कारकर्ता की दो भूमिका होती है, एक हिस्टोरियन की भूमिका होती है और एक इंटरव्यूअर की भूमिका होती है। ठीक है। साक्षात्कार के जो परिणाम होते हैं उसे भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। और ये भी दिखाया जाता है कि दर्शकों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर प्रसारित नहीं होगा, इसे बाद में प्रसारित किया जाएगा, यानी कि पहले से ही शूट किया जाता है और बिल्कुल लाइव नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावा अगली चीज़ क्या होती है साक्षात्कार में, सबसे बड़ी भूमिका वो होती है कैमरा एंगल की, जिसकी बात हमने चैप्टर नंबर 5 में की थी। क्योंकि जब हम इंटरव्यू को प्रसारित कर रहे हैं, टीवी पर ला रहे हैं, तो कैमरे का फ्रेम कहाँ तक है। जैसे आप डिबेट देखते होंगे न्यूज़ चैनल पे, तो जब आप डिबेट देखते हो न्यूज़ चैनल पर, तो उसमें देखते हो फ्रेम में कितना पक्ष लिया जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपने 5 चैप्टर की वीडियो देखी है, कि उसमें कौन सा फ्रेम होता है। क्योंकि हमने ना लगभग 5 से 7 टाइप के फ्रेम वहाँ पर पढ़े थे। तो ये चीज़ आप बताओगे, ये हमने 5 चैप्टर में पढ़ रखी है। आगे बात ये आती है, साक्षात्कार आपका तैयार है और आप उसे संपादित करोगे। तो जब आप साक्षात्कार को संपादित करोगे तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर इंटरव्यू को एडिटिंग करते हैं, संपादित करते हैं, तो इसे हम क्लोज डोर एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि सारा काम हो गया है, अब सारे शॉट को हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसे पूरा का पूरा एक नया रूप दे रहे हैं। अब एडिटिंग का काम शुरू हो चुका है। सारी फुटेज को इकट्ठा करेंगे और ये देखेंगे किस फुटेज के बाद कौन सी फुटेज लगाई जाए, और अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है तो दोबारा से उस शॉट को क्या कर लिया जाए, दोबारा से शूट कर लिया जाए। ठीक है भाई। तो ये साक्षात्कार संपादित करने की क्या है, भूमिका है। तो एक साक्षात्कार को कैसे तैयार किया जाता है और इतिहास में उसकी क्या भूमिका होती है, अगर यहाँ से प्रश्न बना तो आप बता देंगे। अंत में चैप्टर में बचा है कि अंतरक्रिया क्या होती है।
देखिए, अंतर्क्रिया के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो आती है बातचीत। जब हमें किसी भी समाज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो हमें जानकारी इकट्ठी करने के बाद उसे समाज को दिखाना भी है। तो हम ये भी तो देखेंगे कि जो हमने चीज़ें इकट्ठी करी और समाज के सामने दिखा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, सामाजिक परिणाम बेहतर कैसे होंगे, समाज में सुधार लाने के लिए अगर हम कोई घटना दिखाना चाहते हैं तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो अगर हमें इमोशनली रूप से लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को चेंज करना है, सोसाइटी के हिसाब से लोगों को बनाना है, समाज में खुशी का स्तर आगे बढ़ाना है, समाज में भाईचारे को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ कहलाती है अंतर्क्रिया। तो देखिए, अगर आपको मेल मिलाप बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको बातचीत पर ध्यान करना पड़ेगा, यानी कि वार्तालाप की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा, चर्चा की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, दो चीज़ें, एक वार्तालाप यानी और एक चर्चा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हालांकि हम एक ही शब्द समझ लेते हैं कि वार्तालाप का मतलब भी बातचीत है और चर्चा का मतलब भी बातचीत है, लेकिन दो लोगों में बातचीत हो रही है तो उसे हम बोलेंगे वार्तालाप, और उससे ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या कहेंगे, चर्चा। लेकिन अगर एक आदमी की बातचीत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत अच्छी चर्चा भी करता हो, क्योंकि हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट पर ही बहुत अच्छी बातचीत कर सकता हो लेकिन अन्य पर नहीं। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्पीच सुनकर किसी को ये कह दें कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा बोलता है। तो जब हर एक बंदा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में माहिर होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा है डिबेटर, और फिर उसे हर प्रकार की डिबेट में बुलाया जाता है। यानी कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं, किस बात पर बात कर रहे हैं, तो उसके फैक्ट हमें पता होने चाहिए। अन्यथा समाज में ना इसके निगेटिव इम्पैक्ट अपने आप दिखाई देते हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल पर डिबेट होती है और देश में क्या हो रहा है आप सभी को पता है। तो अंतर्क्रिया का फिल्मांकन में पहली चीज़ क्या है, हमें वार्तालाप पर ध्यान देना चाहिए और वार्तालाप करने के तरीके क्या होने चाहिए, ये भी बात होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनका महत्व क्या है। तो अंतर्क्रिया का महत्व ये होता है कि जैसा कि हम सभी को पता है, देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विश्वास हैं, बहुत सारी जातियां हैं। तो ऐसे में अलग अलग विश्वास, जातीय समूह और अलग अलग पीढ़ियों के लोगों में बातचीत करते समय बातचीत में शामिल व्यक्ति को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। यानी कि उसे में पहले से ही ना कुछ चीज़ों का अंदेशा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके के एक समुदाय ने स्थानीय सरकार के लिए जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके लिए एक रिपोर्ट बताई, लेकिन उस रिपोर्ट में पूर्वाग्रह था। उसमें यह था कि शिक्षा की प्राप्ति, कौशल, रोजगार में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और विशेष रूप से जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है, इससे करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो कई बार कम ज्ञान की वजह से ना लोग बाग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे समाज क्या हो जाता है, बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो हमें पहले से ना कोई यानी कि अगर हम कहीं डिबेट में जा रहे हैं, किसी चर्चा में जा रहे हैं, तो पहले से ही नहीं सोच लेना चाहिए भाई नहीं ये चीज़ ऐसी ही है, क्योंकि डिबेट का जब निष्कर्ष निकलता है ना, हमें सामने वाले की बात मान भी लेनी चाहिए। क्योंकि डिबेट या चर्चा का मतलब यही होता है कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर दोनों पक्ष ये बता रहे हैं कि आप में क्या गलती है, आप में क्या गलती है, और आफ्टर डैट एक नया निष्कर्ष निकलता है जो कि समाज के विकास के लिए होता है। लेकिन आज पता क्या होता है, बंदा इतना ज़्यादा ना अपने आप में इगोइस्ट हो गया है कि वो अपने आप से सर्वोच्च किसी को समझ ही नहीं रहा। आगे ये है कि अंतर्क्रिया फिल्मांकन की रणनीतियाँ क्या होती हैं। तो पहली बात, अगर मुझे कोई बातचीत करनी है, चर्चा करनी है, तो उसके लिए कहाँ पर मैं उसकी शूटिंग करूँगा, तो खाली जगह होगी। जैसे कि फिल्मों में दिखाया भी जाता है, हीरो हीरोइन आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आसपास कोई नहीं होना चाहिए। तो सार्थक अंतर्क्रिया करने के लिए हमें खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम फिल्मांकन कर सकें, शूटिंग कर सकें। बहुत सारी रिसर्च हुई है, शोध अध्ययन हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि अगर हमें सार्थक बातचीत करनी है जिसका कोई रिजल्ट निकले, तो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो अलौकिक हो, असाधारण हो, सांसारिक वातावरण हो, भीड़ भाड़ ना हो। अगर हमें किससे बात करनी है तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस ना हो, तभी उस बातचीत का कोई हल निकल पाएगा। तो अंतर्क्रिया की प्रक्रिया में 3 पॉइंट बनेंगे आपके, बातचीत क्या है, सार्थक अंतर्क्रिया का महत्व क्या है, और अगर हमें बातचीत जैसी चीज़ों का क्या करना है, शूट करना है, तो कैसी जगह होनी चाहिए। इस चैप्टर में यही है। आगे चैप्टर में एक छोटा सा पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ हमें बताता है अंतिम फिल्म परियोजनाओं के बारे में। तो अंतिम फिल्म परियोजना में बताऊँ वो क्या बता रहा है, जो आपने अब तक पढ़ा है कि आप सीख रहे हैं और तो जीरो से सीखेंगे डेफिनेटली। अब आप जब जीरो से सीखेंगे तो आपको छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री सीखनी चाहिए, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, फिर उसके सिलेबस को पढ़ना चाहिए, फिल्म के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि फिल्म का निर्माण कैसे हो रहा है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है, डायरेक्शन कैसे हो रहा है, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिर प्रोडक्शन टीम के बारे में सोचना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए क्या वो लीगल है नहीं है, फाइनेंस हमारा कितना है, कास्टिंग में कौन कौन है, लोकेशन हम क्या क्या रखेंगे।
तो एक फिल्म निर्माण में जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइट, एक्शन, कैमरा, वेशभूषा, यानी कि पोशाक, रंगमंच की व्यवस्था, कहाँ कहाँ पर शूटिंग होगी, ये सारी चीज़ें एक फिल्म बनाने से पहले क्या होती हैं, परियोजना तैयार की जाती है कि हमें इन चीज़ों पर चलकर एक फिल्म को पूरा करना है। फिर जब फिल्म पूरी हो जाएगी, तो फिल्म जब पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसकी ट्रेलर को तैयार करेंगे, वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और जगह जगह जाकर उसका क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो फिल्म निर्माण में मौखिक इतिहास की क्या भूमिका है, साक्षात्कार की भूमिका क्या है, आपसी बातचीत की क्या भूमिका है, और लास्ट में फिल्म जब तैयार हो जाती है, यानी कि फिल्म बनाते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो हमें पता है फिल्म निर्माण के 3 चरण होते हैं, एक फिल्म निर्माण से पहले, और एक फिल्म निर्माण के दौरान, और एक फिल्म बनने के बाद। तो आई होप से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अंतिम और 7वें चैप्टर में अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।